नमस्कार, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। तो पिछले के जो वीडियो था उसमें हम फंडामेंटल राइट्स के विषय में पढ़ रहे थे और फंडामेंटल राइट्स के विषय में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। और हम जो पिछला वीडियो है उसमें भाग 3 में ये समझा कि भाग 3 में कुल मिलाकर के 12 से 35 तक आर्टिकल जो है वो भाग 3 से संबंधित है और आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। हमने ये भी समझा कि आर्टिकल 12 में जो राज्य का परिभाषा दिया गया है वो केवल और केवल भाग 3 के लिए है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित चीजों के लिए जब राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसका संबंध आर्टिकल 12 से है। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को इसलिए भी परिभाषित किया गया है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को संरक्षण करने के अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स न्यायिक संरक्षण प्राप्त है फंडामेंटल राइट्स को, और जो मूल अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स है इसको छीनने की खतरा या इसका उल्लंघन करने की खतरा अधिकतर राज्य से ही होता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माता ने सबसे पहले राज्य को परिभाषित कर दिया है। और चूंकि राज्य वो संस्था होते हैं जिसके पास संविधान बहुत ज्यादा शक्ति देता है, इसलिए राज्य शब्द को परिभाषित करना जरूरी था। हमने आर्टिकल 13 को भी समझा। आर्टिकल 13 में जो विधि शब्द है, जो लॉ वर्ड है, इसको परिभाषित किया गया है। और मुख्य रूप से जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि कोई भी विधि अगर फंडामेंटल राइट्स को कम करता है यानी कि मूल अधिकार को कम करता है तो उस विधि के पूरे हिस्से या उस विधि के जितने हिस्से के द्वारा मूल अधिकार हमारा कम किया जाएगा, मूल अधिकार को शून्य घोषित करेगा या अल्पीकरण करेगा मूल अधिकार को, उतने हिस्से को क्या करेगा कि न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के द्वारा उसको शून्य घोषित कर देगा। हमने इसमें आर्टिकल 13 में 4 क्लॉज पढ़ा। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जिसका संबंध है संविधान लागू होने से पूर्व की विधि पर। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का संबंध संविधान लागू होने के बाद की विधि से इसका संबंध है। और आर्टिकल 13 के जो क्लॉज 3 था, इसी में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें विधि के अंतर्गत संसद के द्वारा बनाया गया विधि, राज्य विधान मंडल के द्वारा बनाया गया विधि आता था। फिर राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता था वो भी विधि के अंतर्गत आता था। और फिर कार्यपालिका के विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता था या जो कोई नियम बनाया जाता था वो सब भी किसके अंतर आता था? विधि के अंतर्गत। फिर हमने आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 को समझा। आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 में इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर संविधान संशोधन किया जाता है तो संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। और उसके बाद हमने इस चीज को समझा कि हमारे संविधान में कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। सबसे पहले समता या समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार, और छठा और अंतिम अधिकार जो मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आज सबसे पहले हम समझेंगे भारतीय संविधान में जो पहला मूल अधिकार है जिसको कहते हैं समता का अधिकार, उसके विषय में। समता का अधिकार जो है भारतीय संविधान में यानी कि भाग 3 में जो मूल अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, उनमें पहला अधिकार है। और समता के अधिकार का संबंध आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक है। मूल रूप से समता का अधिकार आर्टिकल 14 में दिया गया है और बाकी बातें आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 से भी संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान में जो समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है,
ये स्वतंत्रता के अधिकार से पहले दिया गया है, क्योंकि जब देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन चल रहा था तो हमारे देश में स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी था समानता स्थापित करना, और ये समानता या स्वतंत्रता सभी लोगों के लिए अलग अलग था। हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जाति आधारित भेदभाव के कारण असमानता से जूझ रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आर्थिक रूप से असमानता की स्थिति से जूझ रहे थे। कुछ महिलाएं ऐसी थी जो पुरुषों के साथ जो लैंगिक आधार पर उनके साथ भेदभाव होता था, उस तरह की असमानता से जूझ रही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जब मूल अधिकार की बात होती है तो स्वतंत्रता के अधिकार से पहले रखा गया है किस अधिकार को, तो समता के अधिकार को, राइट टू इक्वलिटी को। और राइट टू इक्वलिटी की बात जब आती है, समता के अधिकार की बात जब आती है, तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक का संबंध किससे है? इसका संबंध है राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता के अधिकार से। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता। विधि की समक्ष समता, इसमें कहा गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता प्राप्त होगा और विधि के समान संरक्षण प्राप्त होगा। देखिए आर्टिकल 14 में दो चीज का प्रयोग किया गया है, एक तो विधि के समक्ष समता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरे चीज का प्रयोग किया गया है विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और इन दोनों चीज का अर्थ अलग अलग होता है, हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं विधि के समक्ष समता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इक्वलिटी बिफोर लॉ की जो अवधारणा है ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसका मतलब क्या होता है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है। कानून किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, चाहे व्यक्ति का आर्थिक स्थिति कैसा भी हो, राजनीतिक स्थिति कैसा भी हो, चाहे व्यक्ति की धार्मिक स्थिति कोई भी हो, विधि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि शासक भी विधि के सामने वही स्थिति रखता है जो एक आम आदमी विधि के सामने रखता है। और विधि के समक्ष समता की बात करते हैं तो ब्रिटेन के ही एक संविधानविद हुए डाइसी, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ और ये कहीं ना कहीं जो रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि के शासन की बात जो डाइसी किया था, विधि के शासन से ही संबंधित है विधि के समक्ष समता। किंतु विधि के समक्ष समता का जो अवधारणा है इसको नकारात्मक अवधारणा माना जाता है। इसको माना जाता है नकारात्मक अवधारणा। विधि के समक्ष समता का जो मतलब है इसको नकारात्मक अवधारणा माना जाता है, क्योंकि किसी भी देश में केवल और केवल ये चीज लिख देने से विधि की समक्ष समता नहीं आ जाएगा जब तक ये नहीं देखा जाए कि समाज में सभी की स्थिति समान है या नहीं। अगर कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, शैक्षणिक स्थिति नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उन लोगों को विधि के समक्ष समता का अधिकार दे देने से उनको विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि न तो वो अपने अधिकार के बारे में शिक्षित है, जागरूक है, और न ही वो आर्थिक रूप से इतने मजबूत है कि अपने अधिकार के लिए किसी और व्यक्ति को किसी और व्यक्ति के द्वारा अपने अधिकार का संरक्षण कर सके। इसलिए विधि के समक्ष जो समता की बात होती है इसको माना जाता है नकारात्मक अवधारणा क्योंकि समाज में बहुत सारे कमजोर वर्ग के लोग होते हैं जिनको कुछ विशेष अधिकार की जरूरत होती है, ताकि जब उनके अधिकारों के संरक्षण की बात हो तो संविधान उसके साथ खड़ा रहे, संविधान उसके अधिकार का संरक्षण कर सके। इसलिए जो विधि के समक्ष समता है
इसको माना जाता है नकारात्मक नकारात्मक अवधारणा। आर्टिकल 14 में जो दूसरे चीज की बात की गई है वो है विधि के समान संरक्षण। दूसरा चीज जो बात किया गया है इसमें वह है विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समान संरक्षण। और ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या विधि के समान संरक्षण की अवधारणा है, ये लिया गया है कहां से? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या विधि के समान संरक्षण की जब बात आती है तो इसको माना जाता है सकारात्मक अवधारणा। सकारात्मक अवधारणा इसको माना जाता है सकारात्मक अवधारणा, क्योंकि ये समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, सामाजिक स्थिति सही नहीं है, शैक्षणिक स्थिति सही नहीं है, उनको किस तरीके से विधि के समान संरक्षण मिले, किस तरीके से विधि की समता मिले, इसके लिए ये इसमें क्या किया जाता है कि विशेष सुविधा किया जाता है, ताकि जो ये मतलब सरकार की जिम्मेदारी बनती है या संविधान की जिम्मेदारी बनती है कि जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनका संरक्षण किया जाए, ताकि वो भी अपने अधिकार को उसी तरीके से प्राप्त कर सके जैसे कि समाज के एक संपन्न वर्ग के लोग करते हैं। अर्थात हम इसलिए कह सकते हैं इसको सकारात्मक अवधारणा, क्योंकि इसमें विशेष अधिकार की बात होती है, विशेष अधिकार की बात होती है। और ये विशेष अधिकार किसको दिया जाता है? जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, जो कम समाज के मतलब जो लोग अपना न्याय खुद से प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, उन लोगों को क्या करता है कि संविधान अपने तरफ से उनके बातों को देखता है, उनके बातों को सुनता है। तो भारतीय संविधान में ये दोनों अवधारणा है विधि की समक्ष समता की भी अवधारणा है और विधि के समान संरक्षण की भी अवधारणा है। तो ये आर्टिकल 14 का संबंध है विधि की समक्ष समता। इसका मतलब हो गया कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है और कानून सभी व्यक्ति को समान संरक्षण देगा। और अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से अपने अधिकार का रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो ये संविधान की जिम्मेदारी बनती है, ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए न्यायपालिका खड़े रहे, उनके साथ न्यायपालिका समानता का बर्ताव करे। अब देखिए जो आर्टिकल 14 है ना, ये आर्टिकल 14 भारतीय नागरिक के साथ साथ जो विदेशी नागरिक है उसको भी मिलता है। भारतीय नागरिक को तो मिलता ही है, साथ में जो विदेशी नागरिक है या जो गैर नागरिक है, विदेशी नागरिक को भी प्राप्त होता है। ये अधिकार भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी प्राप्त होता है आर्टिकल 14 में जो विधि के समक्ष समता की बात की गई है। अब देखते हैं आर्टिकल 15 कि आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है। देखिए जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि राज्य की जो कोई संस्था है, हमने राज्य की परिभाषा पढ़े हैं, इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ क्या करेगा कि उनके साथ जन्म स्थान,
जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे। इसका मतलब हो गया कि कोई भी जो पब्लिक प्लेस है या वो जगह है जो राज्य के नियंत्रण में है, वहां पे सभी व्यक्ति का समान अधिकार है। सभी व्यक्ति की प्रवेश के संबंध में या उन स्थानों के उपयोग करने के संबंध में सभी व्यक्ति का समान अधिकार है। यानी कि कोई अगर सार्वजनिक तालाब है, सार्वजनिक तालाब या जो पार्क हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ये सब चीजें किसके नियंत्रण में है? राज्य के नियंत्रण में है। और जब राज्य के नियंत्रण में है तो इन स्थान पर सभी व्यक्ति की पहुंच समान है, क्योंकि संविधान समानता की बात करता है। और जब समानता की बात करता है तो किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। किंतु आर्टिकल 15 में ही एक और चीज को स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर राज्य चाहे तो कुछ आधार पर कुछ लोगों को विशेष सुविधा दे सकता है। सामान्य लोगों के तुलना में कुछ लोगों को विशेष सुविधा या विशेष संरक्षण दे सकता है। ये कौन है? बच्चे एवं महिलाएं। बच्चे एवं महिलाएं को क्या कर सकता है? बच्चे, महिलाएं एवं जो हमारे समाज की कमजोर जातियां हैं, चाहे वो एससी की बात आती है या एसटी की बात आती है। आर्टिकल 15 में इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर तो भेदभाव नहीं करेगा, किंतु कुछ विशेष परिस्थिति में, ताकि सही तरीके से समानता की बात की जा सके। क्योंकि महिलाओं की स्थिति वर्षों से हमारे समाज में बराबरी का तो नहीं ही रहा है, उनका स्थिति हमेशा से पुरुषों की तुलना में नीचे ही रहा है। तो उनके स्थिति में किस तरीके से सुधार हो, इसके लिए राज्य विशेष प्रयास कर सकता है या उनको विशेष सुविधा दे सकता है। साथ ही समाज के जो कमजोर वर्ग के समूह के लोग माने जाते हैं, चाहे वो एससी समुदाय के हो, अनुसूचित जाति के लोग हो या अनुसूचित जनजाति के लोग हो, राज्य उनको भी विशेष सुविधा दे सकता है ताकि वो भी समाज में अपने स्थिति बराबरी की स्थिति में ला सके। और बराबरी की स्थिति में लाने के लिए जरूरी है कि उनको समाज के बाकी लोगों की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा अधिकार मिलना जरूरी है, ज्यादा सुविधा मिलना जरूरी है। किंतु एक चीज ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 15 में जो अधिकार दिया गया है, ये अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिक के लिए है। ये अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। अगर कोई विदेशी नागरिक है तो उसके साथ राज्य धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। भेदभाव करने का मतलब जो सुविधाएं भारतीय नागरिक को मिलता है वो सुविधाएं उनको नहीं मिलेगा, उन सुविधाओं के लिए उनको विशेष रूप से कोई काम करना पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब हो गया कि अगर कोई सार्वजनिक जगह है, कोई सार्वजनिक जैसे पार्क है या चिड़ियाघर है, वहां पे अगर भारतीयों की प्रवेश शुल्क अगर सुनिश्चित किया गया है तो वो पूरे भारत के लोगों के लिए एक जैसा होगा। पर अगर कोई विदेशी नागरिक अगर वहीं पे प्रवेश करना चाहे तो उनको शायद उससे ज्यादा पैसा देना होगा, क्योंकि वो भारतीय नागरिक नहीं है। यहाँ पे समानता की बात जब होगी तो वो समानता केवल और केवल भारतीय नागरिक को मिलेगा, विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होगा। तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है, जबकि आर्टिकल 15 में इस चीज को कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।